अब हम लोग रोटेशनल स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को रोटेशनल मोशन या फिर रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं। सिद्धेश, अब वो वीडियो वगैरह से कुछ देख लेना। अब वो रोटेशनल का अब ये वीडियो स्टार्ट कर दिया ना, अब उसमें वो मतलब बीच में स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ना, इसको इस चैप्टर को हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं ना। तो अब हम लोग देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी से क्या समझते हो सभी लोग? कोई कुछ बताना चाहेगा? व्हाट इज रिजिड बॉडी? हाँ, जिसका शेप चेंज नहीं करे, बट साइज चेंज करेगा तो चलेगा क्या? स्टिफ बॉडी। तो देखो, अगर रिजिड बॉडी मतलब सभी समझ रहे होगे, बट डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो उसको डिफाइन फिजिक्स में किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? कोई भी ऐसी बॉडी जिसके कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रही है, तो वो एक रिजिड बॉडी है ना। अगर हमने जैसे कोई भी रिजिड बॉडी ली और इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये मूव तो करेगा ना, लेकिन अगर हम इस पे कोई भी दो पॉइंट लें तो उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या चेंज करेगी ना, वो कभी भी चेंज नहीं करेगी ना। तो ऐसी बॉडी जिनमें बॉडी पे पड़ने वाले कोई भी दो पॉइंट ले ले, कहीं पे भी दो पॉइंट ले ले, और उनके बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे वो रिजिड बॉडी है ना। तो रिजिड बॉडी की पहले तो डेफिनेशन क्या है? रोटेशनल मोशन में सभी लोग ध्यान रखना, एक भी क्लास मिस मत करना। जो डेली डेली पढ़ाता जाऊंगा, होमवर्क देता जाऊंगा, करते जाना ना, क्योंकि ये काफी अच्छा चैप्टर है। बहुत ट्रिकी होगा, आपको आगे बहुत सारी चीजों में बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर आप साथ साथ नहीं चलो तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। रोटेशन के बाद बहुत लोगों का विश्वास फिजिक्स से उठ जाता है। मैं ट्राई करूंगा तुम्हारा विश्वास फिजिक्स में और बढ़ जाए, बट बस साथ साथ चलना, जो होमवर्क दिया जाए वो करते रहना। तो ना, कोई भी बॉडी जिनके बॉडी पे पड़ने वाले कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर नहीं चेंज हो रही है, तो वो हमारी रिजिड बॉडी होगी। तो इस डेफिनेशन को लेते हुए, अगर मान लो दो मास का सिस्टम है, दो ब्लॉक हैं, दोनों आगे को v स्पीड से जा रहे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या चेंज होगी? ए और बी के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी? यहाँ पर नहीं चेंज होगी। तो इस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम a प्लस बी को एक सिस्टम लेते हैं ना, तो a प्लस बी अगर हमारा सिस्टम है, तो ये जो सिस्टम होगा वो क्या होगा? जो एक रिजिड बॉडी का बिहेवियर होगा, ये भी वैसा ही बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि ये भी डेफिनेशन में सेट हो रहा है यहाँ पे भी, जो यहाँ रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है।
तो कोई भी हमारा सिस्टम जिसमें 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है ना, अगर वो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो उसको हम रिजिड बॉडी वाले उस पे प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। नोट करो यहां तक। नई सलोनी स्ट्रिंग और ब्लॉक में बीच की अगर डिस्टेंस चेंज हुई है तो नहीं बोलेंगे, अगर नहीं हुई है तो बोलेंगे। जैसे यहाँ पर इस प्रॉब्लम में देखो बीच की डिस्टेंस 3L से 5L हो गई, तो यहाँ पे ये रिजिड बॉडी नहीं है। लेकिन 5L होने के बाद अगर आगे हमेशा 5L ही बनी हुई है तो रिजिड बॉडी है, आगे के लिए रिजिड बॉडी है। अब देखो रिजिड बॉडी में, अब ऐसे देश यहाँ पे मास का क्या रोल है, फिर तू च्यवनप्राश का इफेक्ट सुबह तक खत्म हो गया। इनको ये बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो इसके लिए इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए या मास सेम होना चाहिए। आए चमन क्या बोलता है, मास सेम होना चाहिए वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? तो फिर ऐसे फालतू क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? उस दिन इतनी बड़ाई की फिर सब तू गड़बड़ कर देता है। अब देखो रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज कुछ हम लोग समझते हैं। हमें पता है कि रिजिड बॉडी में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए तो कोई भी अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं तो उनको जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन के अलोंग दोनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम या अलग? अगर पॉइंट ए मान लीजिए इधर को जा रहा है विथ वेलोसिटी वी ए और पॉइंट बी इधर को जा रहा है कुछ वेलोसिटी वी बी, ये एंगल अल्फा है। वो कैसे जाएगा वो भी मैं आगे समझाऊंगा। अभी आप मान लो एक पॉइंट इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, तो इनकी जो इस लाइन के अलोंग वाली वेलोसिटी होगी वी ए क्रॉस अल्फा और इसकी इधर को वी बी कॉस बीटा ना, वो हमेशा सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो सेम नहीं हुई तो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो फिर वो रिजिड बॉडी नहीं रह पाएगी ना। तो ये हमेशा हम कोई भी रिजिड बॉडी होगी तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना। ये क्या बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ टू पॉइंट along line joining them will always be same। नेक्स्ट आता है कि क्या उनकी मिलाने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने एक रॉड लिया, उसको मैंने एक जगह हिंज कर दिया। हिंज करने का मतलब अब इसको हम रॉड को लेके भाग नहीं सकते,
लेकिन यहाँ पे रखते हुए घुमा सकते हैं ना, हिंज के अबाउट वो रोटेट करता है ना, ट्रांसलेट नहीं कर सकता ना। ये हिंज है तो ये इसको आप लेके कहीं जा नहीं सकते ना, बट यहीं घूम सकता है ये। तो जब ये घूमता है तो जैसे अगर मान लो ये ओमेगा स्पीड से घूमेगा तो ये वाला पॉइंट किधर को चलेगा, ऐसे चलेगा ना। तो जब वो ऐसे चलेगा तो इनको जो मिलाने वाली लाइन है, एक हिंज वाला पॉइंट ले लो, एक यहाँ वाला पॉइंट ले लो, तो इनको जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग तो वेलोसिटी दोनों की जीरो है ना, ये इधर को नहीं जा सकता, लेकिन उसके परपेंडिकुलर तो जा सकता है ना, हर एक पॉइंट यहाँ पे क्या होंगे, उसके परपेंडिकुलर जा रहे होंगे ना। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, रिजिड बॉडी से अगर हम एक पॉइंट से देखेंगे तो दूसरा पॉइंट अगर चल रहा है तो कैसे चलता दिखना चाहिए, रिजिड बॉडी से के एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का मोशन हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देम ना, उसके वजह से उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी ना। तो यहाँ पे अब ये पॉइंट भी नोट कर लेते हैं, अगर हम ए से देखेंगे तो बी जो होगा वो उनको जो मिलाने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर उसकी वेलोसिटी दिखेगी ना। यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट बनाए, इसका मान लो इधर आ जाएगा वी ए साइन अल्फा, और इधर आ जाएगा वी बी साइन बीटा। तो अगर हम ए से देखेंगे तो बी की वेलोसिटी कैसी दिखेगी, अगर हम ए को ऑब्जर्वर बनाते हैं तो वो क्या दिखेगा कि बी वाले की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा ना, सब्ट्रैक्ट करने में ये अपोजिट में है तो उल्टा होके ऐड हो जाएगी ना, तो बी को वो इधर को जाता दिखेगा, और कितनी वेलोसिटी से जाता दिखेगा, वी बी साइन बीटा में माइनस ऑफ माइनस वी ए साइन अल्फा, तो वो प्लस वी ए साइन अल्फा हो जाएगा ना। ये देखेगा कि मैं रुका हुआ हूँ, बी वाला ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ही जब बी को ऑब्जर्वर बनाओगे तो बी देखेगा वो रुका हुआ है और ये वाला ऐसे जा रहा है ऊपर को, इतनी वेलोसिटी से ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। श्रेयस, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं है, मैंने एक रॉड लिया उसको यहाँ हिंज कर दिया है और इसको घुमा रहा हूँ, तो जब मैं घुमा रहा हूँ तो ये पॉइंट क्या होगा, ऐसे एल रेडियस के सर्कल में घूमेगा ना, तो वो किधर जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा ना, इधर को जाएगा तो ये रॉड हिंज से दूर जाना चाहेगा ना, हिंज जाने नहीं देगा उसको। और इसका जो सेंटर होगा, मान लो इसका ये आपने सेंटर लिया हुआ है, सेंटर कितने रेडियस में घूमेगा, ये अगर एल डिस्टेंस है तो एल डिस्टेंस के रेडियस में घूम रहा है, सेंटर एल बाई टू पे है तो वो एल बाई टू के रेडियस में घूमेगा ना। रिजिड बॉडी पे पड़ने वाले हर एक पॉइंट क्या होते हैं, सब यहाँ पे सर्कुलर मोशन करते दिखते हैं ना, एक पॉइंट से देखोगे तो दूसरे पॉइंट सब सर्कुलर मोशन करते दिखते हैं। नोट करो यहाँ तक।
सलोनी, मैं अभी देखो क्या बोल रहा हूँ, कोई भी रिजिड बॉडी होगी तो उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखोगे तो वो ऐसे सर्कुलर मोशन करता दिखेगा ना। जो पॉइंट को ऑब्जर्वर बनाओगे वो रुका हुआ, ऑब्जर्वर हमेशा क्या मानता है खुद को, रुका हुआ, और दूसरे पॉइंट को चलता हुआ। तो चलता हुआ किधर को, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देम ना। ये रिजिड बॉडी में हमेशा होगा। और रिजिड बॉडी में जैसे ये मान लो ए पॉइंट यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, सेंटर यहाँ पे घूम रहा है, तो हर एक पॉइंट का जो ओमेगा आएगा ना, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगल कवर करने का रेट, वो सबका सेम होगा या अलग अलग होगा? ना, सबका सेम होगा ना। सब एक साथ ही एक सर्कल कंप्लीट करेंगे, सब एक साथ 360 डिग्री घूमेंगे, एक साथ 180 डिग्री घूमेंगे ना। तो रिजिड बॉडी में कोई भी पॉइंट से देखोगे, जैसे अभी ए से देखोगे बी का, तो बी के लिए ओमेगा कितना लिखोगे, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आप कितना लिखोगे, वी बी साइन बीटा प्लस वी ए साइन अल्फा अपॉन में डी। और जब बी को ऑब्जर्वर बनाओगे और ए का ओमेगा निकालोगे तो यही वेलोसिटी ऊपर को हो जाएगी और डी डिस्टेंस सेम रहेगी, तो ओमेगा सेम आएगा ना। अगर हम लोग यहाँ पर ए को ऑब्जर्वर बना, अभी ए को बनाए थे ना, बी को ऑब्जर्वर बनाए, ये पहले नोट कर लो, ये ओमेगा, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। याद है ओमेगा कैसे निकालते थे किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का? उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती थी उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी अपॉन में बीच की डिस्टेंस। याद है सर्कुलर में ये किया हुआ है ना, जनरल ओमेगा निकालना। हाँ श्रेयस, करो अनम्यूट। सर इसमें हमने बताया कि जो वेलोसिटीज है, एक रुका हुआ है और दूसरा चल रहा है, तो इसमें हम ऐसा कैसे मान रहे हैं कि हर बार वो सर्कुलर में ही घूमेगा ऐसे? अब श्रेयस, अगर ए के रिस्पेक्ट में बी इससे दूर नहीं जा सकता, केवल उसके परपेंडिकुलर ही जा सकता है। तो परपेंडिकुलर अगर कोई चलेगा, जैसे इसको रोक दिया और इसको केवल परपेंडिकुलर चला रहा हूं, तो वहां पे मोशन कैसा पॉसिबल है? हमेशा अगर रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना, सर्कुलर में ऐसा ही होता है ना कि रेडियस और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज तो सर्कुलर मोशन में ही होती है ना। हाँ सर। वही कर, लगा दो। सर बट वो ऐसे बॉडी हिल भी सकती है ना, तो हम ऐसे मतलब हर बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है ऐसा हम मान रहे हैं इसमें? अरे भाई, मुझे तू ये बता कि अगर मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और उसके परपेंडिकुलर चलाऊंगा तो इसका पाथ कैसा दिखेगा तुझे? सर्कुलर के अलावा और कोई पाथ बना सकता है? बना के दिखा मुझे, कैसा पाथ दिखेगा? नहीं, वही बनेगा। जब भी इनको फिक्स करके चलाओगे तो लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी आएगी और वो सर्कल ही कंप्लीट करेगा ना हमेशा। सर बट वो हमेशा ऐसे सर्कल में कैसे घूम रहा है, तो मतलब ये हर यार बॉडी एक के सेम रॉड ले सेम? ले भाई, इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं। एक रॉड ले ले, उसको फिक्स कर दे, अब इसको यहाँ पे कुछ पेंसिल अटैच कर दे और रॉड को घुमा दे, क्या बन के आता है? हाँ सर्कल है। इसके अलावा और कोई शेप बना सकता है फिक्स करने के बाद? सर बट ये जो रिजिड बॉडी है ये भी चल सकती है ना, तो हाँ, फिर चल ऐसे? सकती है, चल सकती है, लेकिन अगर मैंने ए को ऑब्जर्वर बनाया तो ऑब्जर्वर बनाने का क्या मतलब हुआ? उसको चलाऊंगा या रोक दूंगा? उसको रोक देंगे। अब मैंने इसको रोक दिया और इस पॉइंट पे एक पेंसिल अटैच कर दे, तो अब एक तरह से भूल जा कि ये चल रहा है। ए को जब ऑब्जर्वर बना दिया तो अब ये नहीं सोचना है वो चल रहा है, इसको मैंने फिक्स कर दिया और अब यहाँ पे पेंसिल अटैच करके बॉडी को चलाना हाँ चाहूँ तो तो कैसा घूमेगा? ऐसा हाँ वो सर। सर्कुलर आ जाएगा ना।
समझा सर। ठीक है, ये नोट हो गया है। अगली बार देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, बी को ऑब्जर्वर बना रहे हैं और ए को देख रहे हैं। तो ये वाली वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, ये तो दिखेगी नहीं। बी से देखूंगा तो इस वेलोसिटी से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करना मतलब इसको उल्टा करके इधर ऐड कर दूंगा ना। तो बी से क्या दिख रहा होगा, जब बी को ऑब्जर्वर बनाया तो बी से दिख रहा होगा कि बी रुका हुआ है और ए की वेलोसिटी वी ए साइन अल्फा प्लस वी बी साइन बीटा है, बीच की डिस्टेंस डी है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू दिखेगी वी ए साइन अल्फा प्लस वी बी साइन बीटा अपॉन में डी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आया, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज दोनों दोनों से दोनों जगह से सेम दिख रहे हैं। बी से देख रहा हूं तो ए कैसा दिख रहा है, ऐसे जाता दिख रहा है ना, ऐसा मतलब क्लॉकवाइज। और यहां से देखो, यहां से जब देख रहे हो तो ए से बी कैसे जाता दिख रहा है, ऐसा मतलब क्लॉकवाइज ना। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दोनों पॉइंट से सेम रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि रिजिड बॉडी के रिस्पेक्ट में कोई भी दूसरा पॉइंट देखोगे तो वो केवल सर्कुलर मोशन करता दिखेगा और उसका ओमेगा सेम होगा। किसी भी पॉइंट से हम देखेंगे किसी पॉइंट को तो हर पॉइंट से ओमेगा सबका सेम दिख रहा होगा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं तू बताएगा श्रेयस मुझे। बता, हमने पीछे पढ़ा है सर्कुलर मोशन के टाइम पर हाउ टू फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, v इक्वल टू आर ओमेगा। उसमें v हमेशा कौन सा होता है, जो भी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर वाली ना, और बीच की डिस्टेंस उसका r हो जाएगा। अब देखो ये ओमेगा याद होना चाहिए ना, अब वो मुझे मत सब लोग फिर से रिवाइज करवाओ अभी ना, जिसको याद नहीं हो याद पीछे रिवाइज कर लो। एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v परपेंडिकुलर अपॉन में d ना, रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन में d ना। तो अब हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ any point with respect to any other point on rigid body will always be same. ना एक पॉइंट से अगर हम देखेंगे दूसरे पॉइंट को तो जो ओमेगा दिखेगा वही कोई भी पॉइंट से देखेंगे तो दिखेगा। तो इसका मतलब जब
एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का ओमेगा हमेशा सेम दिखेगा, तो हमें क्या ये मेंशन करने की जरूरत है कि ओमेगा बता रहे हैं कि रिजिड बॉडी का ओमेगा ये है? डायरेक्शन दिखाया ना भाई, देख ओमेगा कौन सा वेक्टर होता है? एक्सियल वेक्टर ना, वो ये बताता है क्लॉकवाइज है घूमने का डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज। तो देख बी से ए का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ऐसे ए से बी के देखेगा तो वो भी क्लॉकवाइज है, तो सबका डायरेक्शन भी तो सेम ही है ना भावेश। डायरेक्शन देखना, जब आपने ये यहाँ पे देखो ए से देखा था बी का, तो ये क्लॉकवाइज आया था ना, नहीं ये क्लॉकवाइज है, और यहाँ से बी से ए को देख रहे हो तो भी क्लॉकवाइज है, तो हर तरफ से क्लॉकवाइज ही दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला कि भाई एक बॉडी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो यहाँ मुझे मेंशन करने की जरूरत है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट का देख रहे हैं? कहीं से देख लो ना, कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का देख लो, सब पॉइंट से सेम ही होगा। तो इसलिए हम जब हम बोलेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी रिजिड बॉडी इज ओमेगा, तो हम मेंशन नहीं करेंगे किस पॉइंट का किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ना, केवल हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, तो आप समझ जाओगे कि कोई भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट का देख लो, सबका ओमेगा ही होगा ना। तो हम पॉइंट मेंशन नहीं करते, हम बस क्या बोल देते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का हम ओमेगा देख सकते हैं। नोट कर लो यहाँ तक। अब देखो अगर ओमेगा सेम होगा, तो ओमेगा का जो रेट ऑफ चेंज है कोई भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, वो भी सेम होना चाहिए ना, क्योंकि अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन एक पॉइंट से ए से देख रहे हैं बी का, तो अगर वो सेम होगा जब बी से देखेंगे ए का, तभी ओमेगा भी हमेशा सेम रह पाएगा ना। तो ओमेगा के साथ साथ अल्फा जो होगा वो भी कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का देखोगे तो सेम मिलेगा हमेशा।
नोट कर लो इसको भी। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम हमने पहले भी किया हुआ है, बट आज कराना अभी जरूरी है। सपोज हमने एक रॉड लिया जिसको हमने ऐसे ग्राउंड और वॉल के सहारे रख दिया। एक रॉड क्या होगा, एक रिजिड बॉडी होगा ना। अगर मान लो अभी ये एंगल थीटा है और रॉड का दो एंड दिए हैं ए और बी। अगर ये वाला एंड इधर को जा रहा है वी ए स्पीड से, तो हमें बताना है कि वी बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी ए एंड थीटा कितना हो रहा होगा। रॉड जो है वॉल और ग्राउंड के सहारे ऐसे रखा है। अगर हमने इसको वी ए स्पीड से, अभी इस इंस्टेंट पर ये स्लिप हो रहा है, वी ए स्पीड है इसकी, तो वी बी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? हाँ ना, हम यहाँ पे रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि रॉड के लेंथ के लॉन्ग दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अगर ये इधर को वी ए से जा रहा है और ये नीचे को आ रहा होगा वी बी से, ये एंगल कितना हो जाएगा, कुछ मान लो फाई हो गया। फाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, 90 माइनस थीटा ना। तो वीबी का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वीबी को इधर रिजॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वीबी कॉस फाई ना। और ऐसे इस लाइन के लॉन्ग वी ए को रिजॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा वी ए कॉस थीटा। तो हमारा वी बी कॉस फाई बराबर होगा वी ए कॉस थीटा। और वी बी की वैल्यू डाल दोगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू वी ए। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट हो गया कि वीबी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे पूछा जाए कि एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड बताओ, तो वो क्या होगा, एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड निकालना है। रॉड की लेंथ कुछ एल ले लो। हाँ ना, हम लोग क्या करेंगे, रॉड पे कोई भी एक पॉइंट लेंगे और वहां से दूसरे पॉइंट का परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी देख लेंगे, रिलेटिव वाला, और अपॉन में एल कर देंगे ना। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, रॉड हमारा ऐसे है ए और बी, तो उसकी ये वाली वेलोसिटी वी ए है और ये वाली वेलोसिटी वी बी है। ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल ऐसे परपेंडिकुलर बना देता हूँ ना। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा। तो वीबी को जो हम रिजॉल्व करेंगे,
तो वीबी का इधर कंपोनेंट जो होगा वो जाएगा वीबी साइन थीटा, सॉरी वीबी कॉस थीटा, और इधर आ गया है वीबी साइन थीटा है, ये वही वाला था ना, ये वीबी साइन थीटा। और वी ए को रिजॉल्व किया है तो ये इधर आ गया है वी ए कॉस थीटा, और इधर आ गया है वी ए साइन थीटा ना। तो जब हम कोई भी एक को ऑब्जर्वर बनाएंगे, मान लो हमने बी को ऑब्जर्वर बनाया, तो बी क्या देखेगा कि बी की भी वेलोसिटी जो होगी और इधर वाली और ए की दोनों की सेम है, तो बी जब देखेगा तो ए की वेलोसिटी इधर तो कुछ नहीं दिखेगी ना, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी इधर को सेम है। वो क्या दिखेगा कि वो रुका हुआ है और ए में केवल किधर को वेलोसिटी है, इस वाली वेलोसिटी से वो ये वाली वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा। सब्ट्रैक्ट करना मतलब रिवर्स करके इसमें ऐड कर देगा, तो इधर को वेलोसिटी उसकी दिखेगी वी ए साइन थीटा प्लस वी बी कॉस थीटा, और बीच की डिस्टेंस एल है। तो उसको लगेगा जैसे एक रॉड है, वो यहाँ हिंज है और ये रॉड ऐसे घूम रहा है, इसके वजह से ये पॉइंट इधर जा रहा है ना। तो ओमेगा कितना दिख रहा होगा, वी ए साइन थीटा प्लस वी बी कॉस थीटा अपॉन में एल। ठीक है, तो रिजिड बॉडी के लिए ये दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी सेम कर देनी है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर ही जाता दिखना चाहिए। हाँ, वो बाद में वीबी की वैल्यू डाल देंगे ना, यहाँ पे दी हुई है वो वाली वैल्यू डाल देंगे ना। अभी बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, वैल्यू कैलकुलेशन तो जब आएगा तब कर लेंगे ना। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। तो अभी तक हमने रिजिड बॉडी के बारे में देखा, अब हम लोग देखते हैं कि रिजिड बॉडी कैसे कैसे मूव कर सकता है ना। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, हमें यहाँ पे क्या देखना है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो रिजिड बॉडी का क्या क्या मूवमेंट हो सकता है वो देखना है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मोशन ऑफ अब देखो एक रिजिड बॉडी कैसे कैसे मूव कर सकता है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो एक रिजिड बॉडी के मोशन को हम तीन टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे मोशन मतलब टाइप ऑफ मोशन अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें सबसे जो एक पहला टाइप होगा रिजिड बॉडी का, एक तो मोशन हम बोल सकते हैं प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। कोई रिजिड बॉडी के मोशन को हम कब बोलेंगे प्योरली ट्रांसलेशनल, जब मान लो आपने एक रिजिड बॉडी ली और वो इधर को इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है ना, अगर वो इस लाइन के लॉन्ग कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है तो इस पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट क्या होगा, आगे को v वेलोसिटी से जा रहा होगा ना। आपने एक बॉडी ली और उसको ऐसे ट्रांसलेट करा रहे हो, तो उस पे चल पड़ने वाला हर एक पॉइंट आगे को v वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में अगर मान लो पूरी बॉडी का मास m है, यहाँ पे ये बॉडी मान लो कहीं ये इधर आ गई, तो हर एक पॉइंट क्या होगा, सेम डिस्टेंस मूव किया होगा ना, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, और इनके डिस्प्लेसमेंट कुछ एक का x1 है, दूसरे का कुछ x2 है, और तीसरे का कुछ
x3 है, तो हर एक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम होगा। हर एक की जो वेलोसिटी होगी वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ सेम होगा ना। यहाँ पे अगर हम बोलें कि भाई पूरी बॉडी का मोमेंटम बताओ, तो पूरी बॉडी का मोमेंटम मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम मतलब उस पे पड़ने वाले हर एक पार्टिकल का। मान लो इसका मास, यहाँ पे हमने एक छोटा सा पॉइंट मास m1 लिया, यहाँ m2 लिया, यहाँ m3 लिया, तो हर एक का क्या होगा m1 वन इंटू वी, वी सबका सेम है ना, m2 इंटू वी। ऐसे जितने भी पार्टिकल हैं बॉडी पे, तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, सबका ऐड कर देंगे, v कॉमन हो जाएगा, m1 प्लस m2 ऐसे सबका ऐड करके पूरे लास्ट तक ऐड करेंगे इंटू वी, तो ये पूरी बॉडी का मास हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम, एक रिजिड बॉडी, एक कई पार्टिकल का सिस्टम है ना, तो एक रिजिड बॉडी का अगर हमें मोमेंटम लिखना है तो वो हम क्या लिखेंगे, पूरी रिजिड बॉडी का मास इंटू x1 x2 डिस्प्लेसमेंट है ना, ये यहां से यहां गया तो ये डिस्प्लेसमेंट x1 है फर्स्ट पार्टिकल का, ये सेकेंड पार्टिकल का, ये थर्ड पार्टिकल का। तो एक रिजिड बॉडी क्या, एक कई सारे पार्टिकल का सिस्टम है, तो कई सारे पार्टिकल का सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, पूरी बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m इंटू वी सी एम ना। मोमेंटम ऑफ सिस्टम बराबर होता है मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहां पर अभी अगर सब पॉइंट वी से चल रहे हैं तो वीसीएम भी वी से चल रहा होगा ना। फिर अगर एक प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन में, हाँ ये सेंटर ऑफ मास में किया है, अगर हम प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालें, तो हम क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल करके ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में स्पीड तो सेम ही होगी, तो हाफ कॉमन हो जाएगा, m1 प्लस m2 ऐसे हर एक पार्टिकल का ऐड होगा इनटू v ना। सारे पार्टिकल का मास ऐड होकर के पूरी बॉडी का मास आ जाएगा ना। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गई, रिजिड बॉडी हो गई। जब वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा तब। रिजिड बॉडी मतलब आपको क्या मानना है, बहुत सारे पॉइंट मास का कलेक्शन। ये नोट कर लो। हाँ यहाँ पे भी हम लोग ये लिख सकते हैं हाफ m इंटू ना, लेकिन ये कब की बात हो रही है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो रही है ना, वहीं पे ऐसा कर सकते हैं। फिर देखो रिजिड बॉडी का दूसरा जो टाइप ऑफ मोशन हो सकता है वो हो सकता है प्योरली रोटेशनल मोशन। प्योरली रोटेशनल मोशन में क्या होगा, कोई भी बॉडी लिया, मान लो हमने एक रॉड ले लिया, कोई भी एक रिजिड बॉडी ले लो, मान लो उसको यहाँ हिंज कर दिया है ना। हिंज करने के बाद
अभी फर्क समझ आएगा श्रेयस, थोड़ा पेशेंस रखो, फर्क समझ आएगा अभी। देखो इधर, तो अब जब ये बॉडी है, इसको अगर हम हिंज कर देंगे ना, हिंज का मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर सकती है ना, लेकिन उसको आप ट्रांसलेट नहीं करा सकते ना, इसको आप कहीं ले जा नहीं सकते रॉड को। तो अब जब हम इसको मूव कराएंगे तो यहाँ पे ये इस प्लेन में मूव करेगा ना, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना, इस हिंज से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही होगी प्लेन के ना, अपने स्क्रीन के परपेंडिकुलर लाइन ना, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम ऐसे दिखाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ना। तो ये क्या हो रहा होगा, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे घूम रही होगी। तो जब आप कोई फिक्स एक्सिस ले लोगे, फिक्स एक्सिस के अबाउट जब बॉडी घूमेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली रोटेशनल मोशन ना। प्योरली रोटेशनल मोशन में क्या होगा हमेशा ना, यहाँ पे अभी हम मान रहे हैं कि ये जो हमारा यहाँ हिंज है और एक्सिस ऑफ रोटेशन स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ना, अब उसको दिखा नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम घुमाएंगे तो क्या होगा, हर पॉइंट अपनी जगह, जो भी एक्सिस से उसकी डिस्टेंस होगी उतने रेडियस के सर्कल में यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा ना, अलग अलग पॉइंट अलग अलग रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन करेगा ना। यहाँ पे ये मान लो कुछ R2 डिस्टेंस पे था, तो वो R2 के सर्कल में घूमेगा ना। तो प्योरली रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जो भी बॉडी होगी वो कोई फिक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रही होगी। प्योर रोटेशन मोशन उसको बोलेंगे जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। जैसे मान लो आप आपके रूम में जो फैन लगा है, वो जब घूमेगा तो उसके मोशन को आप प्योर रोटेशनल मोशन बोलोगे, फैन के मोशन को, क्योंकि उसका एक्सिस क्या है, फिक्स है ना। फैन ऐसा नहीं है कि कमरे में सीलिंग पे इधर उधर भाग रहा है ना, वही एक ही जगह घूम रहा है, तो वो क्या है, प्योर रोटेशन मोशन है। लेकिन अगर कार का व्हील देखो, तो कार का व्हील क्या एक ही जगह घूमता है या वो आगे बढ़ता रहता है ना, वो आगे बढ़ता रह रहा है। तो कार के व्हील का जो रोटेशन है वो प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है प्योर रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा होगा, जो फिक्स एक्सिस है उससे जो भी पॉइंट की डिस्टेंस होगी, हाँ वो कॉम्बिनेशन है, वो भी अभी थर्ड थर्ड पार्ट होगा ना वो वाला ना। तो फिक्स एक्सिस के अबाउट जब रोटेशनल मोशन हो रहा होगा तो वहां पे क्या होता है, हर एक पॉइंट एक सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं ना, हर एक पॉइंट अपनी जगह सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा, एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस के बराबर। तो ड्यूरिंग प्योर रोटेशनल मोशन
तो अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पॉइंट की अगर मुझे स्पीड निकालनी होगी, अगर सब ऐसे चल रहे हैं, अगर मान लो ये ओमेगा से चल रहा है और कोई r1 डिस्टेंस पे है, तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के, v इक्वल टू आर ओमेगा ना। ऐसे दूसरे का निकालना है v इक्वल टू आर टू ओमेगा ना, जिसका भी r निकालना, v निकालना है, उसकी एक्सिस से डिस्टेंस इंटू ओमेगा करेंगे तो उसका v आ जाएगा ना। इसकी स्पीड निकालनी है तो ये डिस्टेंस l, तो l ओमेगा। ओमेगा सबका सेम होगा ना। अब अगर यहाँ पे प्योर रोटेशनल मोशन में हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालें बॉडी की, तो वो कितनी आएगी, ये नोट कर लो यहां तक, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अब देखो यहां पर हर एक पॉइंट की स्पीड अलग अलग है ना। तो जो जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में होता था, हम एक v होता था हर पॉइंट का न, एक ही v होता था सबका, तो हाफ एम वी स्क्वायर टर्म बन जाता था। बट यहाँ पे क्या कुछ ऐसा बन पाएगा, क्योंकि हर पॉइंट का तो v अलग अलग है, तो हाफ एम वी स्क्वायर जैसा टर्म बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना, क्योंकि यहाँ पर v तो कोई फिक्स नहीं है ना, हर पॉइंट का अलग अलग है। यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें ना, यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे सिस्टम का, तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो इस पे हमने बहुत सारे पॉइंट मास लिए, यहाँ पे dm मास है, यहाँ पे m1 मास है, यहाँ m2 मास है, ऐसे बहुत सारे मास हैं इस पे। तो हर एक का काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऐसे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है, हर एक का मास और उसकी स्पीड का स्क्वायर। फिर हमें पता है हम लोग v1 को क्या लिख सकते हैं, r1 इंटू ओमेगा, v2 को क्या लिख सकते हैं, r2 इंटू ओमेगा, हर एक का एक्सिस से डिस्टेंस इंटू ओमेगा करने से आ जाएगा ना स्पीड। ऐसे सबका ऐड करते जाएंगे ना। तो यहाँ पे ओमेगा तो सबका सेम होगा, तो हाफ कॉमन हो जाएगा, यहाँ जाएगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, ऐसे करते करते सबका ऐड हो करके ये एक टर्म बन रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो पूरी बॉडी में मास हर पॉइंट का और उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर का सम करके एक टर्म बनेगा ना। इस पूरे टर्म को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं ना, और ये हम बोलेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग रोटेशन, जहां पे आई को बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये क्या होता है, अब हम लोग का अगला टॉपिक वही होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। बट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप याद कर लो, रोटेशनल बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कल इसका क्वेश्चन आया था। अरे यार ये कैसे आ गया, मैंने तो क्वेश्चन सारे चेक किए थे यार, उसमें कोई नहीं था ऐसा। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन का फोटो भेज देना, मैं वो बोनस करवा दूंगा।
ये नोट करते रहो और साथ साथ में मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी समझते रहो। मोमेंटम ऑफ सिस्टम अब देखो यहाँ निकालने जाओगे तो क्या होगा, हर एक का m1 इंटू वी1 m2 इंटू वी2 ऐसे करना पड़ेगा। तो अब देखो इस बार क्या v1 v2 सेम है, जो हम कॉमन निकाल के m इंटू वी लिख दें, सेम नहीं है ना इस बार। तो हम ये यहां से नहीं निकाल पाएंगे अब इसको ना, इसको हम आगे सॉल्व भी नहीं करते हैं। हम अब क्या करते हैं, हमें पता है m1 v1 m2 v2 सारे के लिए बराबर लिखेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा टोटल मास इंटू वीसीएम के। ना हमें पता है, ये वाली चीज एक्सप्लेन करूं या समझ लो आप क्या लिख दिया मैंने। m1 v1 m2 v2 सबका करो अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास बराबर वीसीएम। तो टोटल मास को उधर कर दिया, m टोटल मास है ना मैंने यहाँ मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिख दिया, सेंटर ऑफ मास लिख दिया, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये चीज हमेशा वैलिड है ना, या पी सिस्टम इक्वल टू पी सीएम, ये चीज हमेशा वैलिड है, क्योंकि वो हमने पीछे पार्टिकल सिस्टम के लिए निकाला था, और रिजिड बॉडी भी तो एक पार्टिकल सिस्टम ही है, तो ये चीज तो हमेशा वैलिड होगी। तो अगर रॉड का मोमेंटम निकालना है तो आप किसका मोमेंटम निकालोगे, रॉड के मिड पॉइंट का ना, समझो रॉड का मोमेंटम निकालना है तो रॉड का किसका निकालोगे, रॉड का मिड पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ मास बीच में होगा ना, इसका मोमेंटम निकालोगे। ना ये इंपॉर्टेंट स्टेप पे ध्यान रखना ना, कोई भी रोटेटिंग बॉडी का मोमेंटम कैसे लिखते हैं, तो उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल करके m इंटू वी कर देंगे। m क्या होगा, टोटल मास, सेंटर ऑफ मास का मास कितना होता है, टोटल मास ऑफ सिस्टम। हाँ हर जगह सेम रहेगा। मतलब अगर हमें बोला जाए कि भाई एक रॉड है, वो एंड पे हिंज है और ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो इसका मोमेंटम निकालिए, इसका मास m है, लेंथ l है। तो आप क्या करोगे, मोमेंटम ऑफ रॉड निकालना है, मोमेंटम ऑफ रॉड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम ऑफ इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अगर पूरा रॉड ओमेगा से घूम रहा है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितने से घूम रहा होगा ना, इसकी डिस्टेंस r कितनी है, l/2, तो वीसीएम की वैल्यू हो जाएगी r ओमेगा। तो वीसीएम आ गया, तो हमारा पी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ रॉड मतलब वही वीसीएम है का मास है, m इंटू वी। वी कितना है, तो ये हमारा रॉड का मोमेंटम हो गया ना। रोटेटिंग बॉडी का मोमेंटम निकालना सबको क्लियर है। नोट कर लो इसको भी। अब देखो यहाँ पे रोटेशन में कुछ भी पढ़ने से पहले हमें ये आय वाला टर्म समझना पड़ेगा ना। आगे आप कुछ भी पढ़ोगे रोटेशन में तो हर जगह ये आय आएगा। ये आय आप देखोगे कि सेम वैसे ही है जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में मास होता है ना, वहां जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यहाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे, इससे पहले ये टाइप ऑफ मोशन के टाइप बस
तीसरा टाइप एक और होता है, वो भी लिख लेते हैं, फिर ये स्टार्ट करते हैं पढ़ना। नेक्स्ट पेज पे चलें। अब हम लोग तीसरा टाइप देख रहे हैं, रिजिड बॉडी के मोशन के टाइप देख रहे थे ना, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योरली रोटेशनल, और तीसरा टाइप होगा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तीसरा टाइप है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। जिसको हम बोलते हैं जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, जनरल मोशन। जैसे आपने कार का व्हील देखो, अगर कार का व्हील क्या होता है, आगे जा रहा होता है, और साथ साथ कार का व्हील उसके एक्सेल के अबाउट घूम भी रहा होता है ना। वो तो उसमें क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस आगे बढ़ रहा होता है ना। तो ऐसा मोशन जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद आगे ट्रांसलेट करता जा रहा है, तो वहां ट्रांसलेशनल भी हो रहा है और साथ में रोटेशनल भी हो रहा है। तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको हम बोलते हैं जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। नॉर्मली जो भी रिजिड बॉडी होते हैं वो ऐसी टाइप से मूव करते हैं। कोई भी रिजिड बॉडी को आप मूव कराना चाहोगे तो वहां दोनों ही होते हैं, तो इसलिए उसको हम जनरल बोलते हैं, जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ना। मान लो आपने एक टेबल पर एक रॉड रखा हुआ है, एक टेबल पे एक रॉड रखा हुआ है ना, ये टॉप व्यू ऑफ टेबल बनाया मैंने, और इसको आपने यहाँ पे हिट कर दिया, तो ये जो रॉड होगा वो कैसे चलेगा, रॉड का जो सेंटर होगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और उसके अबाउट पूरी बॉडी घूम जाएगी ना। तो इसका एक्सिस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसके अबाउट घूम रही है, तो ये एक रॉड का जनरल मोशन है ना। रॉड को आप हिट करोगे तो वो जनरल मोशन ये नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में चलने लग जाएगा पूरा रॉड, वो घूमते हुए आगे को जाएगा। समझो, कोई भी पेन रखो टेबल पे और पेन को एक साइड में हिट कर दो, तो आप देखोगे जनरली रिजिड बॉडी कैसे मूव करेंगे ना, वो आगे भी जाते हैं साथ में घूमते भी हैं। तो इसलिए उसको हम जनरल मोशन बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन को जनरल मोशन बोल रहे हैं। रिजिड बॉडी केवल ट्रांसलेट करें ऐसा कम होगा ना, जनरली वो दोनों करते हैं। दो सर्कुलर नहीं, एक ट्रांसलेशनल और एक सर्कुलर, एक रोटेशनल मोशन। पूरी रॉड जो होगी, ऐसा रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सीधे जा रहा होगा, और उसके अबाउट पूरी बॉडी घूम रही होगी। आप कोई भी पेन को उठा के फेंक दो ना ग्राउंड पे, अगर आपने मान लो एक पेन को फेंका ना, आप एक पेन को फेंकोगे तो आप देखोगे पेन का सेंटर ऑफ मास ऐसे पाथ पे जाएगा। आप कोई पेन उठा के फेंको, ऐसे देखो कैसे जा रहा है वो, आपका पेन ऐसे जा रहा होगा, और पेन जो मिड पॉइंट के अबाउट वो ऐसे घूम रहा होगा, पेन ऐसे होता जाएगा। अरे यार आर्यन, क्या कर रहा है तू, खराब वाला पेन फेंकना था। तो नॉर्मली जो जो कोई भी रिजिड बॉडी को उठा के फेंको, देखो उसका जनरल मोशन क्या क्या है, केवल ट्रांसलेशनल है या ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है। ऐसी चीज ही फेंकना जो टूटने पे फर्क ना पड़े। हाँ रजत, फेंक दे मोबाइल, जो खराब हो घर में वो वाला फेंक दे।
ना। तो जनरल मोशन क्यों नाम दिया गया है, समझ लो सभी। जनरल मोशन क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि जनरली जो रिजिड बॉडी होते हैं उनको जब भी मूव कराओगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा ना। तो और रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है और वो एक्सिस खुद ट्रांसलेट कर रहा है, तो वहां पे हम बोलेंगे वो बॉडी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ना? तो ये क्या हुआ, हाँ अर्थ का भी एग्जांपल, अर्थ भी अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, साथ में आगे भी जा रहा है। तो हमें देखो, ये जो पूरा मोशन हमें पढ़ना है, हमें 3 टाइप के मोशन पढ़ने हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन आपने पीछे पढ़ लिया है। ट्रांसलेशनल मोशन में कुछ भी नया नहीं है ना, जो आपने पीछे पढ़ा वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेंगे। रोटेशनल अब हमें पढ़ना है, ये ऑलरेडी कंप्लीट है। ये जब हम पढ़ लेंगे, जब ये भी पढ़ लेंगे तो फिर हम जाकर के दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए पहले अलग अलग दोनों चीजें आनी चाहिए। तो अभी तक जो पढ़ा पीछे के चैप्टर में वो सब ट्रांसलेशनल मोशन था। अब हम इस चैप्टर में पहले रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। हाँ, एक तरह से बोल सकते हो ये मैकेनिक्स का लास्ट पार्ट है। अब इसके बाद जो होगा वो सब चीजें मैकेनिक्स में रखी जाती हैं, बट वो अब इससे रिलेटेड नहीं होंगी ना। ये जो चीजें थी रोटेशन तक, वो सब आपस में रिलेटेड थी, एक के बाद दूसरे का रिलेशन था। अब अगला ग्रेविटेशन होगा, उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा जिनमें इन सब चीजों का यूज होगा। मतलब बेसिक एबीसीडी वाला पार्ट हो गया ना, अब इनको यूज करते हुए मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर पढ़ने रहेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन हम पढ़ चुके हैं, अब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन बोलने का मतलब क्या है कि फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन। जब वो पढ़ लेंगे तो हम रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का कॉम्बिनेशन क्या कैसे होता है वो देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहला पार्ट अब ये वाला पार्ट पढ़ेंगे ना। अब ये पार्ट पढ़ने के लिए हमें अब अगला जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो समझना। उससे पहले भी एक चीज और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ट्रांसलेशनल में कुछ भी नया नहीं है जो आपने पीछे देखा हुआ है। ट्रांसलेशनल में क्या है, पूरी की पूरी बॉडी एक साथ ही मूव करती है ना एक डायरेक्शन में। तो उसमें कुछ नया है ही नहीं, जैसे पार्टिकल लेकर के आप सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर दो। ट्रांसलेशनल मोशन में पूरी की पूरी बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी। तो वो जस्ट लाइक पॉइंट मास है ना, सेम वो सब वही फॉर्मूले आए ना जो यहाँ पे मोमेंटम का m/v जो पॉइंट मास के लिए होता है, काइनेटिक एनर्जी का ½ mv² जो पॉइंट मास के लिए होता है। तो ट्रांसलेशनल में तो सब वही फॉर्मूले हैं, एनएलएम जैसा, काइनेमेटिक्स जैसा, वही सब है ना। ये वाला पार्ट नया है, ये पढ़ लेंगे फिर दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे।
ये नोट हो गया, अगले पेज पे चलें। तो अब देखो, जो ये रोटेशनल मोशन होगा उसको पढ़ने के लिए, जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन में दो पार्ट में चीजें पढ़ी थी, पहले तो काइनेमेटिक्स पढ़ा था और फिर उसका डायनामिक्स पढ़ा था ना। हमने ट्रांसलेशनल मोशन को दो पार्ट में पढ़ा। एक तो काइनेमेटिक्स में पढ़ा पहले कि भाई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फिर अगले पार्ट में पढ़ा डायनामिक्स ऑफ मोशन। डायनामिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन देखे, फोर्स लगता है, कैसे एक्सेलरेशन आता है, ये सब चीजें। डायनेमिक्स के बारे में, डायनेमिक्स में मतलब जो एनएलएम देखा वही डायनेमिक्स ऑफ मोशन है। एक में हमने मोशन के बारे में देखा, दूसरे में कॉज ऑफ मोशन देखा। सेम चीज हम लोग यहाँ रोटेशनल में भी ऐसे ही करते हैं। पहले रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स, फिर रोटेशनल मोशन का डायनामिक्स। हाँ, बड़ा है लेकिन ये सब जल्दी जल्दी होता जाएगा ना। जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है रोटेशनल मोशन का, ये तो वही सर्कुलर वाला पार्ट है ना। सर्कुलर में हमने देखो जो देखा है वही यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स में लगाएंगे। तो ये नोट कर लो, हम लोग अभी पहले स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अगले पेज से स्टार्ट करता हूँ, ये नोट कर लो। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो इसके लिए हम लोग अभी सिंपल सा एक रॉड का एग्जांपल लेके देख रहे हैं, बट कोई भी रिजिड बॉडी आप ले सकते हो जो कि एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है ना। यहाँ पे एक्सिस स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रहा है, ये यहाँ पे हिंज है। तो अगर इस पे पढ़ने वाला हर एक पॉइंट हमें पता है सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना। अगर मान लो इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है कुछ ओमेगा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो हम इस पॉइंट के लिए कुछ भी निकालें सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगा करके, तो वो पूरी बॉडी के लिए वैलिड होगा ना। हमें पता है कि मान लो अगर अल्फा 0 है, हाँ, हमने देखा था ना कि अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके 3 पार्ट हम ले सकते हैं। एक में अल्फा 0, एक में कुछ कांस्टेंट, और एक में कुछ वेरिएबल। तो हमें देखो, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट का ओमेगा ले लेंगे, अल्फा लिख लेंगे, और जो भी सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के लिखेंगे
ना, ओमेगा निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, वो सब पूरी बॉडी के लिए वैलिड होगा, क्योंकि एक पॉइंट जितना थीटा घूमेगा उतनी पूरी बॉडी घूमेगी। तो मतलब जो भी सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स देखा है वो सब यहाँ वैलिड होगा, वो पूरी बॉडी के लिए वही लगा देंगे। हाँ? तो अगर मान लो अल्फा कांस्टेंट होता है, जब अल्फा कांस्टेंट होता है तो ओमेगा वहां पे क्या रहेगा? अगर अल्फा, सॉरी, अल्फा अगर 0 है ना, तो वहां पे ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो कोई भी एक पॉइंट कितना थीटा घुमा ये निकालना है, तो वहां क्या लगाएंगे? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये अभी तक एक पॉइंट के लिए लगा रहे थे, लेकिन यही अब हम पूरी बॉडी के लिए भी लगाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट जितना घूमेगा उतनी पूरी बॉडी घूमेगी ना। सेम वे में अगर अल्फा कुछ मान लो कांस्टेंट है, तो वहां पर हम लोग कोई भी टाइम टी पर ओमेगा निकालते थे। अगर इनिशियल ओमेगा ओमेगा नॉट है तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ना, ये हम इस पॉइंट के लिए लगा रहे हैं, लेकिन यही चीज हर पॉइंट पे पढ़ने वाले, हर पॉइंट बॉडी पे पढ़ने वाले हर पॉइंट के लिए है ना। सबका ओमेगा सेम टाइप से चेंज होगा। तो हम बोलेंगे ये पूरी बॉडी के लिए लगा रहे हैं, बॉडी का ओमेगा इनिशियल ये है, अल्फा ये है, तो कोई टाइम टी पे ओमेगा बॉडी का ये है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और फाइनल ओमेगा का स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन जो होती थी ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। नहीं श्रेयस, सर्कुलर रोटेशनल मोशन में हर बॉडी का ओमेगा सेम होगा ना, अल्फा सेम होगा। तो आप कोई भी एक पॉइंट लेकर के उसका लिख दो, सीओएम के लिए थोड़ी है। रोटेशनल मोशन में हाँ सारे पॉइंट का ओमेगा और अल्फा सेम है, तो कोई भी एक पॉइंट का लिखो, या आप बोल दो कि बॉडी का है ना। पॉइंट मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट सब कुछ सेम ही है रोटेशनल में ना। ये फिक्स एक्सिस है, कोई भी एक पॉइंट लेकर के हम इक्वेशन लिख रहे हैं और बाद में उसी को बोल दे रहे हैं वो पूरी बॉडी का है ना। तो अब ये सब फिर से कुछ कराने की जरूरत नहीं है ना, ये सब आपने किया हुआ है। ओमेगा नॉट दे देंगे, अल्फा दे देंगे, ओमेगा बताओ, ये सब आप आराम से कर लोगे। बस फॉर्मूले लिख लेते हैं ना। तीसरा केस जब अल्फा वेरिएबल होगा ना, अल्फा अगर वेरिएबल होगा तो हमने 3 केस देखे थे, एक तो फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ ओमेगा और फंक्शन ऑफ थीटा। याद है सभी को? ट्रांसलेशनल में तो यहाँ पे v और x होता था, रोटेशनल में यहाँ v की जगह ओमेगा आ जाएगा और x की जगह थीटा आ जाएगा। जब फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो हम क्या लिखते थे? अल्फा को लिख देते थे डी ओमेगा बाई डी टी बराबर एफ ऑफ टी, फिर टी वाले टर्म एक साइड करके इंटीग्रेट कर लेते थे। जब फंक्शन ऑफ ओमेगा होगा तो अल्फा को लिखने के 2 ऑप्शन है। एक तो आप लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू एफ ऑफ ओमेगा, फिर ओमेगा वाले टर्म एक साइड करके सॉल्व कर लो, या फिर इसको लिख सकते हो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा ना। किसकी लिमिट दी है ना, अगर टाइम की लिमिट दी है तो ये लगाओ, अगर थीटा की लिमिट दी है तो ये लगाओ। ये सब पीछे पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ना, बस शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। और अगर फंक्शन ऑफ थीटा दिया है तो अल्फा को हम लोग लिखेंगे, अब देखो ये अगर लिखोगे तो वो सॉल्व नहीं होगा ना, ये लिखना पड़ता था। तो यहाँ पे अल्फा को लिखेंगे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, फिर थीटा वाले एक टर्म एक साइड करके दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट हमने देखा, ये सब वही सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स में पड़ा हुआ है, वही है ना, कुछ भी नया नहीं है। इस पे अब थोड़े प्रॉब्लम अपने इन टेक्स्ट में दिए हुए हैं, वो कर लेना प्रैक्टिस के लिए।
अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इन टेक्स्ट में होगा, मैं बता दूंगा ना, मैं होमवर्क बता दूंगा। अब हमें डायनामिक से स्टार्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल डायनामिक्स देखने के लिए हम लोग अब पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके नाम से क्या समझ आ रहा है? मोमेंट जहां पे भी लगा होगा उसका मतलब होगा रोटेशन की बात चल रही है ना। मोमेंट रोटेशन के लिए यूज होता है। ऑफ इनर्शिया ना मतलब रोटेशन का इनर्शिया। तो आपने देखो एक चीज देखा था, मास। मास क्या होता था? मास क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन का इनर्शिया है ना। आप मास को बोल सकते हो कि इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। जितना ज्यादा कोई बॉडी का मास होगा उसके वजह से वो क्या करता है, जो भी उसकी मोशन की कंडीशन है उसको बनाए रखना चाहता है ना। अगर वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो सोचेगा रेस्ट पे ही पड़े रहें। अगर आपको चलाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ज्यादा बड़ा मास है तो उसमें ज्यादा टेंडेंसी होगी अपने को रेस्ट में बनाए रखने की। आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए ना। तो मास क्या रोल प्ले करता है? ट्रांसलेशनल मोशन को बनाए रखने की टेंडेंसी है मास ना, जिसको आप बोल सकते हो इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन है। तो सेम टाइप से सोचा गया कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है ना, या कोई बॉडी को रोटेट कराना है तो वहां पे मास जैसा क्या है, तो उसी का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से दिखाएंगे ना। सर आयु स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेना ना। इधर कुछ भी नहीं ऐसा सिखाया है जो आपका आगे का दिक्कत आएगा। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या समझना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रोटेशनल मोशन का जो मास होगा ना, उस टाइप का कुछ है। जो मास का काम होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम होगा रोटेशनल मोशन में।
ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मास पे केवल रोटेशनल मोशन डिपेंड नहीं करता, हम देखेंगे जो मास के अलावा एक और भी होगा उस डिस्टेंस, उस पे भी डिपेंड करेगा। तो दोनों को मिला करके टर्म बनाया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ना दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मेजर कर रहा है, जैसे मास क्या मेजर करता है कि अपने जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसको बनाए रखने की टेंडेंसी कितनी है, वो मेजर करता है। तो सेम वे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मेजर कर रहा है, रोटेशनल मोशन को बनाए रखने की टेंडेंसी कितनी है। ना अगर किसी का आय ज्यादा है और वो रेस्ट पे पड़ा है तो उसको घुमाने में ज्यादा हमें एफर्ट डालना पड़ेगा, किसी का आय कम है तो उसको घुमाने में कम एफर्ट डालना पड़ेगा, सेम जैसे मास में होता था। दो बॉडी हैं, दोनों को आपने हिंज कर दिया, एक का I1 एक का I2। अगर इसका आय ज्यादा है तो इसको अगर हम जब घुमाएंगे तो कम एफर्ट में घूम जाएगा, इसको घुमाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा ना। इसका आय ज्यादा है मतलब ये अपने को रेस्ट में रखने की ज्यादा टेंडेंसी है, घुमाने जाओगे तो ज्यादा एफर्ट लगेगा ना। जो काम ट्रांसलेशनल में होता था वही सेम चीज रोटेशनल में सोचना है, एम की जगह आई लेकर के बस सोचना रहेगा। नोट करो इसको। हाँ, यहाँ पे I2 ग्रेटर देन I1 अगर है तो इसको घुमाने के लिए ज्यादा यहाँ पे एफर्ट लगेगा देन द यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना। तो इसके लिए सिद्धेश ने बहुत दिन बाद फिर से बोला ये। अबे यार, नेट इशू कितनी बार बोले हैं, नेट इशू के लिए रिपीट मत करवाया करो, फिर से देख लिया करो। ये मैं ये बोल रहा था, जैसे मास का क्या काम होता है, ट्रांसलेशनल मोशन को बनाए रखने की टेंडेंसी मेजर करता है ना। मास कम है और रेस्ट पर है तो चलाने में कम एफर्ट लगेगा, मास ज्यादा है तो चलाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा ना, रेस्ट में बनाए रखने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना, मास ज्यादा है। वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल में करेगा, ज्यादा आय है तो और रेस्ट पर है तो रोटेट करने में इसमें ज्यादा एफर्ट लगेगा ना, इसका रेस्ट पर है बट कम आय तो इसको रोटेट करने में कम एफर्ट लगेगा। अब हम लोग देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास ना। सबसे पहले हम पॉइंट मास का इनर्शिया निकालना सीखेंगे और फिर कितने भी मास आ जाए तो पॉइंट मास की तरह सबका निकाल निकाल के ऐड कर लेंगे। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक स्ट्रिंग से एक मास अटैच कर दिया है ना, एल लेंथ है, और इसको कुछ थीटा एंगल पे ले जा करके यहां से अगर हम छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा ना छोड़ते ही ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई फोर्स क्या क्या लगा, ऐसे mg फोर्स लगा। तो mg के दो कंपोनेंट आए, इधर को mg cos थीटा और इधर को mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा इंटू ये जो डिस्टेंस है, रोटेशन किसकी वजह से होगा, इसके वजह से होगा या इसकी वजह से होगा, ये cos थीटा तो ऐसे खींच रहा है ना, साइन वाले की वजह से होगा। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कोई फोर्स रोटेट कराता है ना, उसके लिए एक टर्म डिफाइन करेंगे, टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, ये mg sin थीटा इंटू बीच की डिस्टेंस। जितना ज्यादा mg sin थीटा होगा या बीच की डिस्टेंस होगी, उतना ज्यादा रोटेट होगा। दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा ना। ये हमारा टॉर्क होता है ना। अब देखो यहां पर अगर हम अल्फा निकाले, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो कितना बोलोगे, ये देखो यहाँ सर्कुलर पाथ पे जाएगा, सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना बोलोगे ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अपॉन मास, तो mg sin थीटा अपॉन में m, मतलब g sin थीटा। और हमें पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर होगा r इंटू अल्फा के। तो मतलब जहां पे g sin थीटा आया है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जहां पे g sin थीटा आया है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू एल अल्फा इंटू एल। तो ये हमारा आ गया m अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, जिसको हम ऐसे बोलेंगे। देखो जैसे हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में F इक्वल टू एम ए, वैसे ही हम रोटेशनल मोशन में भी आगे पढ़ेंगे टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करता था यहाँ रोटेशनल में टॉर्क करेगा, मास का काम आई करेगा और ए का काम अल्फा करेगा। तो ये वाला जो टर्म है ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो वो पॉइंट मास के लिए कितना आया, m इंटू एल स्क्वायर ना। m इंटू एल स्क्वायर मतलब इसका मास इंटू ये जो एक्सिस है, एक्सिस यहाँ पे स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ना, बाहर को जा रहा है ना, तो उससे परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस लेनी है और मास लेना है और एम आर स्क्वायर कर देना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसका मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सर्कुलर मोशन में याद है ना, AT इक्वल टू आर अल्फा होता था, AT इक्वल टू आर अल्फा। तो वही यहाँ पे लगा दिया है, AT को एल अल्फा लिखा और फिर उसकी वैल्यू यहाँ डाल दिया। श्रेयस अब ये थोड़ा आगे चलते हैं, टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे ना। आप देखोगे कि जो जो ट्रांसलेशनल में होता है वही सब कुछ रोटेशन में होता है, बस फोर्स का काम टॉर्क करने लगता है, मास का काम आई करने लग जाता है और ए का काम अल्फा करने लग जाता है। तो अब वो जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे देखते जाएंगे। टॉर्क इसी चैप्टर में आएगा ना, अभी आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम लोग टॉर्क देखेंगे। देखो जैसे हमें इस चैप्टर में यही देखना है मेनली, हमने इससे रिलेट किया ना कि F इक्वल टू एम ए से रिलेट किया कि ये F है, ये M है और ये A है। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वाली इक्वेशन को रिलेट करके कंपेयर करके ऐसे निकाला। यहां तक नोट हो गया। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी अगर एक्सिस है, उस एक्सिस से एक कोई पॉइंट मास
r डिस्टेंस पे है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू आर स्क्वायर ना। अगर ये ऐसे कुछ घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है और मास लेना है और एम आर स्क्वायर कर देना है। सर तो ये जो वैल्यू होती है इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो हम ये कैसे डिराइव करते हैं? तू देख, ज्यादा दिमाग मत लगा, मैंने एक थोड़ा सा आपको फील कराने के लिए एक एग्जांपल दिया ना। अगर आपको अभी नहीं फील आया तो आप बस याद कर लो कि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन है एम आर स्क्वायर ना, वो डिफाइन ही किया गया है ना, उसके पीछे कोई डेरिवेशन नहीं है। मैंने आपको तो थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए ये इक्वेशन यूज की। सर तो ऐसे कैसे डिफाइन कर दिया तो वो अब आगे समझ आएगा यार, अब हर कुछ एक पहली बार में नहीं समझा सकता हूँ। ओके सर। रोटेशन में देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना, तो आराम आराम से चलना है, जितना मैं बोलूं बस उतने पे ही ज्यादा फोकस करना है ना। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप बस याद कर लो कि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है ना, वो दोनों पे डिपेंड करता है, एम पे आर पे। ये सब चीजें आगे आपको समझ आएगी जब थोड़ा टॉर्क वगैरह पढ़ लोगे, तो दोनों पे क्यों डिपेंड कर रहा है। इसकी यूनिट क्या आएगी, हाँ हाँ इंटीग्रेट कर लेंगे। अभी प्रथम आगे नहीं भागो भाई, अभी एक पॉइंट मास का हुआ है ना, आगे अब कराऊंगा ना मैं। यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। फिर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये स्केलर है या वेक्टर है, तो ये जो है ना, तो ये वेक्टर में आता है ना स्केलर में आता है। वेक्टर में क्यों नहीं, क्योंकि कोई इसका डायरेक्शन नहीं है। और स्केलर में क्यों नहीं, क्योंकि एक ही मास का अलग अलग एक्सिस लोगे तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट आए भी अलग अलग आएगा ना, अलग अलग एक्सिस के अबाउट आए भी अलग अलग होगा। तो इसको हम टेंसर बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था ना, वेक्टर स्केलर के अलावा हायर ऑर्डर वाले भी क्वांटिटी होते हैं ना, तो इसको हम टेंसर बोलेंगे। डायट ट्रायड और भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है ना, तो अब हमें उस पे नहीं जाना है कि वो डायड है ट्रायड है, उससे मतलब नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कि ये ना तो वेक्टर है ना स्केलर है। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक साथ कई सारे पार्टिकल आ जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है ना। जैसे अगर कोई बॉडी का मास है, मास मान लो 5 kg है, 5 kg स्केलर क्वांटिटी है ना मास, तो मास ही रहेगा, कैसे भी मेजर करें हम ना। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है, तो इसलिए इसको फिर हमने स्केलर करके डिफाइन नहीं किया है ना। बाकी ज्यादा डिटेल जब हम थोड़ा हायर क्लासेस में जाएंगे वहां सीखते हैं कि क्या रीजन है। अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि इसको ना तो वेक्टर बोलोगे ना स्केलर, लेकिन ये नॉर्मल स्केलर एडिशन फॉलो करेगा ना। अगर हमें कई सारे लोगों का आय निकालना होगा तो ये एडिशन फॉलो करता है ना। तो अगर मान लो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल निकालना है,
मान लो ये हमारा ये एक एक्सिस है, आपको वो नहीं ध्यान रखना है आर्यन की उसको क्या बोलते हैं ना, ये मैं खुद ही नहीं ध्यान रखता क्या बोलते हैं, डायड ट्रायड कई सारे आगे क्वांटिटी होते हैं ना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वेक्टर स्केलर नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में तो यही है ना वेक्टर स्केलर, तो या तो पूछा जाएगा वेक्टर है स्केलर है या फिर दोनों नहीं है ना, यही आपसे पूछा जा सकता है, ड्रायड है ट्रायड है ये सब नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये वर्ड आपके सिलेबस में है ही नहीं है। मान लो आपके पास कई सारे मास हैं m1 m2 और उनकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है r1 r2, ना एक्सिस से ऐसे कई सारे पार्टिकल हैं सब अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं, तो अगर हमें पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का आय निकालना है तो हम क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल का आय निकाल करके ऐड कर देंगे, हर एक पार्टिकल का आय पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे m1 r1 m2 r2, ऐसे करके ऐड कर लेंगे ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर के टाइप से एडिशन फॉलो करता है, बट स्केलर है नहीं है। ये नोट कर लो, फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे देखो चार पार्टिकल का हमने एक सिस्टम लिया है, वो एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखे हैं, तो यहाँ पे ए बी से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो चार पार्टिकल है तो चारों का आय निकाल के हम ऐड कर लेंगे। हाँ 2mr² ना, आर ये कुछ मान लो इसकी लेंथ l है तो 2ml² ना, ये स्क्वायर लिया गया है ना। तो देखो ए वाला पार्टिकल तो एक्सिस पे ही है ना, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पहले वाले पार्टिकल की, 0, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। दूसरे वाले पार्टिकल का वो भी एक्सिस पे है तो उसका भी 0। तीसरे वाले की डिस्टेंस l है तो ml²। चौथे वाले का भी l है ना, एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है ना, ml²। तो टोटल सिस्टम का आ गया 2ml²। ठीक है, क्लियर है सभी को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ही आसान होता है ना, हर पार्टिकल का mr² लगाना है और सबको ऐड कर लेना है। अब इसमें अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और भी काफी कुछ पढ़ना है हमें, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। r 0 हो गया ना, देखो अगर कोई पार्टिकल एक्सिस पे ही आएगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है, लेकिन अगर पार्टिकल एक्सिस पे ही आ जाएगा ना, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0।
एम आर स्क्वायर में आर 0 हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ए वाला एक्सिस पे है, बी वाला एक्सिस पे है, तो उन दोनों का 0 हो गया है। हमेशा आर कौन सा वाला आर लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला ना, परपेंडिकुलर वाला ना, ऐसे नहीं कोई और आर नहीं लेना है, परपेंडिकुलर वाला। तो आज हम लोग अब इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अब मैं होमवर्क बता देता हूं। हाँ, ये एक्सिस की लाइन बनाई थी ना, ये ए बी वाली, ये जो डॉटेड लाइन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया गया था। परपेंडिकुलर, ये जैसे ये m1 पार्टिकल है तो ये वाली डिस्टेंस, ऐसे वाली डिस्टेंस ना, ये वाली नहीं ना, ये वाली डिस्टेंस। अबे सिद्धेश, तू मजे ले रहा है लग रहा है, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तुझे क्या फील आ गया। ऑफलाइन यार, देखो अभी तो सब चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं, हो सकता है जल्दी स्टार्ट हो जाए, जैन एंड तक शायद। हाँ आयुष, अनम्यूट कर। हेलो सर। हाँ आयुष बता। सर वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्सिस से लेना है क्या? हाँ, एक्सिस से परपेंडिकुलर ना, जो भी हमारा एक्सिस होगा, और पार्टिकल यहाँ है तो पार्टिकल की एक्सिस से कहाँ से लेनी है, तो जो ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस है ये लेनी रहेगी। ओके, थैंक यू सर। होमवर्क नोट कर लो सभी। हाँ, कुछ दिन छुट्टी मिलेगी, 2-3 दिन मिल जाएगी। इंटेक्स 1 बहुत ज्यादा है भाई कल्पेश, मेरा तो एक घर भी है नदी के किनारे है एकदम, यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंडी है। गांव वाले एरिया में तो ज्यादा ही ठंडी होगी। हाँ, अगले संडे टेस्ट रहेगा। अगले संडे टेस्ट में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में पूछेंगे ना। पहले होमवर्क बता दें तो। बस ये 3 क्वेश्चन करने हैं इन टेक्स्ट 1 में, ये 3 क्वेश्चन कर लेना, 1 2 3। अच्छा, ये 4th वाला संडे आ गया क्या? अच्छा, एमटी के पहले वाला संडे है, ओके ठीक है। अच्छा, फिर इस संडे टेस्ट नहीं है। और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, इस संडे टेस्ट नहीं रखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करते हैं। वो क्वेश्चन का फोटो भेज दो एक बार, कौन सा क्वेश्चन है मैं देख लूं, करा देता हूँ। ठीक है, बाय एवरीवन।